कुल मिला के इतने सारे टॉपिक्स हैं आपके पूरे चैप्टर में, बट सबसे अच्छी बात इसमें बहुत सारा पोर्शन रिड्यूस्ड है आपके, कहा जाएगा नीट में। नीट में जो पोर्शन है मैं आपको बता दूं, पीएन जंक्शन, सेमीकंडक्टर डायोड, एप्लीकेशन ऑफ डायोड एज अ रेक्टिफायर, स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तो जस्ट थेरोटिकल एक नया इंट्रोड्यूस हुआ टॉपिक है ये, और थेरोटिकल है, इसका कुछ लेना देना नहीं। तो कुल मिला के सिर्फ इतने सेक्शंस आपके कहा जाएगा यूज में आने वाले हैं फॉर नीट। दूसरा, आप अगर बात करेंगे स्टेट बोर्ड के लिहाज से, तो भैया यहां से पूरा स्टेट बोर्ड का सिलेबस है ना, पूरा। बहुत अच्छी बात यह है नीट वालों के लिए कि ये बहुत बड़ा टॉपिक था जंक्शन ट्रांजिस्टर, वो रिड्यूस हो गया। अब इससे लॉजिकली समझ में आता है कि सबसे ज्यादा फोकस अब उनका लॉजिक गेट्स पर है और डायोड पर है ना। तो उसको बहुत अच्छा, बहुत रिड्यूस, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया, मतलब आधा कम हो गया तुम्हारा बोलेंगे सीधा। इस चैप्टर में जो लगा थी पूरी मेहनत सिर्फ आधी हो गई सीधी सीधी। बट है हाँ, बाकी सब रिड्यूस्ड है, ये रिड्यूस्ड है, ये रिड्यूस्ड है, ये रिड्यूस्ड है ना। मगर बट ऐसा है कि आप आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक कि वो चीजों को आप स्टडी ना कर लें। बिना इसको स्टडी करे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक कि ये आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। मैं डायरेक्ट अगर डायोड पे जंप मारूंगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको कि क्या चीज चल रही है यहाँ पर। तो अल्टीमेटली पढ़ाना पड़ेगा ही मुझे। मगर हाँ, एक अच्छी बात यह है कि बहुत ज्यादा डिटेल में, उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो भी डिटेल में इतना नहीं पढ़ाना पड़ेगा, है ना। बस मैं शॉर्ट में जो काम की चीज है वो लेकर मैं आप आगे बढ़ते चले जाऊंगा। थ्योरेटिकल चीजें मैं ज्यादा कवर करूंगा, मगर मेरे को बताना ही पड़ेगा सब चीजें, ठीक है। लिख लो सब कंटेंट। ये भी नहीं है जंक्शन ट्रांजिस्टर नीट में, ये बहुत बड़ा सेक्शन था। ट्रांजिस्टर बोले तो बहुत बड़ा सेक्शन है। पूरा सेक्शन पढ़ाने के लिए 2-3 दिन लगते, ये बाकी सब फटाफट हो जाते, इसमें बहुत टाइम लगता। एक हफ्ता खींचेंगे, 1 हफ्ता 8 दिन, उसके बाद तुम उसके बाद तुम एग्जाम की तैयारी करने जाओगे। फिर बोर्ड एग्जाम के बाद रे ऑप्टिक्स लेना है। प्लस एक और बात, ये जो है रिपीटर्स का जो चल रहा है अभी जो बैच, जैसा मैं इसके बाद मोशन 2D, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, वो सब चलेगा, है ना। तो जिसको बैठना है 12th वाले फॉर नीट रिवीजन के लिहाज से, जो भी लिहाज से, वो बैठ के वो कवर कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी है या कहीं सेटिंग है, तो भाई आप आ जाओ, बैठ के कवर कर लो, है ना। रिपीटर्स बैच में बैठो और उसको पूरा अच्छे से पोर्शन को कवर कर लो, पुराना पोर्शन जो कहा जाएगा, है ना। पूरा नहीं तो फिर काय के लिए, जैसा जान दो, कुछ ज्यादा नहीं बोलते ना। चलो हो गया। अब ऐसा आते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पे इसके, सेमीकंडक्टर। चलो ध्यान दो बेटा सब लोग, व्हाट इज सेमीकंडक्टर हम लोग देखेंगे। कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो तकरीबन मेजर फ्लो ऑफ करंट देता है। आइडियली 100% तो हो नहीं सकता, वो फ्लो ऑफ करंट देता नहीं है, मगर बहुत बड़ा मेजर फ्लो ऑफ करंट देता है। बहुत ज्यादा करंट उसमें से पास हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को वो बिल्कुल प्रमोट करता है, आ जाओ आगे जल्दी जाओ। इंसुलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो पूरी तरह से करंट को ब्लॉक करके रखता है ना। इंसुलेटर क्या करता है, करंट के फ्लो को ब्लॉक करके रखता है। अब सेमीकंडक्टर एक ऐसा है ना जो कि पूरा फुल फ्लैश में फ्लो दे दे करंट का, ना पूरी तरह से ब्लॉक करे। वो क्या करेगा, एकदम रेगुलेटेड फ्लो देगा, जरा सा 30%, 40%, 60%, 70%, इतना रेगुलेटेड फ्लो आपको देगा करंट का। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस
जो आपको रेगुलेटेड फ्लो ऑफ करंट देता है ना, रेगुलेटेड फ्लो ऑफ करंट आपको देगा। जनरली ये जो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है, ये ऐसे मटेरियल से बनता है जिसकी वैलेंसी जो होगी वो 4 होगी, है ना, जिसकी वैलेंसी जो होगी वो क्या होगी, 4 होगी। मतलब टेट्रावैलेंट जितने भी आइटम्स है उससे वो क्या बनेगा, आपका सेमीकंडक्टर बनेगा। अब ठीक है, इतना तो समझ में आ गया अपने को कि भाई सेमीकंडक्टर होता क्या है ना, किस मटेरियल, कैसे मटेरियल से बनता है। अब उसमें है थोड़ा सा हम लोग को एनर्जी के बारे में पढ़ना है, इसकी एनर्जी बैंड गैप्स के बारे में। तो बोले वो क्या चीज़ है, चलो देखते हैं। अगेन बेटा मैं थोड़ा जैसा डिटेल में होना चाहिए एग्जैक्ट पूरा वैसा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं उतनेगी। एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, बट अपने को उसकी ज़रूरत नहीं है इतनी, तो अपन जंप करते हुए थोड़ा सा शॉर्ट पार्ट ले रहे हैं बस अपने काम के। तो अब अगर मैं कहूं कि देखो अपन ने बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़े थे, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसके अंदर अपने को यह पता चला था थर्ड पोस्टुलेट में कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में जाता है उसका एनर्जी लेवल क्या होता है, इंक्रीज होते चला जाता है। तो जैसा मान लो कि आपका मैं वाई एक्सिस पे सिर्फ एनर्जी ले लेता हूं, वाई एक्सिस पे क्या ले लिया मैंने, एनर्जी। मान लो ये एनर्जी है एक किसी एटम के इलेक्ट्रॉन की जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में है, ये एनर्जी है किसी एटम के इलेक्ट्रॉन की जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में है। फिर बाद में ये एनर्जी लेवल कौन से ऑर्बिट में है, सेकेंड ऑर्बिट में है। और इसी तरह से आपका ये रहेगा थर्ड ऑर्बिट, और आखिरी वाला इसी तरह से मैं कहूंगा ये है ना आपका nth ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट जो हम लोग कहेंगे, ये आपका हो गया nth ऑर्बिट जो कहा जाएगा। तो हम जैसे जैसे आउटर ऑर्बिट में जा रहे हैं हम क्या देखते हैं कि यहां पर इसकी एनर्जी लेवल क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। तो चलो सब तकरीबन आप एक काम करके चलो, अब यहां पर कई सारे एटम्स की एनर्जी लेवल को या एटम्स के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल को हम एक साथ स्टडी करेंगे। मान लो एग्जांपल के तौर पे कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जिनकी मैं स्टडी कर रहा हूं वो सबसे आखिरी वाले ऑर्बिट में हैं और वो एक वैलेंस ऑर्बिट है ना। तो मैं कहूंगा ठीक है, मैंने एक एटम लिया, उसकी आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन मैंने उसको जांच के देखा, भाई तेरे पास कितनी एनर्जी है, तो बोले भाई इतनी इतनी एनर्जी है। मैंने उसका बैंड बना दिया उसके हिसाब से वैल्यू का। एक्स एक्सिस पे क्या है बेटा, सॉरी वाई एक्सिस पे क्या है आपका एनर्जी, एक्स एक्सिस पे कुछ भी नहीं है ना, बस वो बैंड की लंबाई है और कुछ नहीं है। तो भाई अब ऐसा है कि वाई एक्सिस पे एनर्जी, मतलब एक मैंने इलेक्ट्रॉन देखा वैलेंस ऑर्बिट में का, मतलब तेरी एनर्जी क्या है बेटा, तो उसने इतनी बोला। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर चौथा, पांचवा, करते 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 करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, सबकी एनर्जी मैंने देख लिया। मैंने ये देखा कि सबकी एनर्जी जवरपास सेम है ना, तकरीबन अप्रोक्सीमेशन में कैसा है, सेम है, बहुत ज्यादा अलग नहीं है, थोड़ा बहुत कैसा है, सेम है। तो ऐसा होता है कि जब इतने सारे एटम्स एक जगह आते हैं तो एनर्जी का आदान प्रदान होता है आपस में, और इस वजह से उनकी टोटल एनर्जीज पे फर्क पड़ जाता है, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स जो कि कहां, कौन से ऑर्बिट में, कौन से शेल में, वैलेंस शेल में, कहां पर है, वैलेंस शेल में। तो हम देखते हैं उनकी एनर्जी लेवल में मामूली मामूली फर्क है, तकरीबन अप्रोक्सीमेशन में सेम है। उसकी मिनिमम लेवल ये है, मैक्सिमम लेवल ये है। ये इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, वैलेंस शेल में। और उन सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है, मगर मिनिमम लेवल जो देखी गई ये देखी गई, मैक्सिमम लेवल ये देखी गई। तो मैं बोलूंगा ये जो शेल है या फिर ये जो बैंड के जैसा नजर आ रहा है शेप, मैं इसे नाम दूंगा वैलेंस बैंड। मैं इसको नाम क्या दूंगा बेटा, वैलेंस बैंड। तो हम कहेंगे वैलेंस बैंड क्या है, द रेंज ऑफ एनर्जीज occupied by valence electron is called as valence band, है ना, is called as valence band। हमको लगा था कि ये एनर्जी का सबसे हाईएस्ट लेवल है,
हमको लगा था इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा और एनर्जाइज नहीं हो सकता, मगर यह हमारी धारणा गलत थी। बोले क्यों? क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी उसको एनर्जी देता हूं और देता हूं तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइट हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़कर पूरा आजाद घूमने लग जाता है बाहर। तो अब हम लोग कहते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन का नाम अब बदल गया, अब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, अब वो क्या रह गया? कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन बन गया। क्या नाम हो गया? कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो आजाद हो चुका है, या फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन अपने एटम में से निकलकर वो बाहर आजाद हो जाता है, घूमते रहता है रैंडम, इधर इधर कामा घूमते रहता है, तो हम उसे कहते हैं कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। और कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होता है, जिसको मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं, ये ब्लैक कलर की बैंड से बता सकता हूं एक इलेक्ट्रॉन कि ये कंडक्टिंग बैंड में है ना, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरह से मैं क्या देखूंगा कि मेरे पास जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की खासियत क्या होती है? जरा सा भी वो कहीं से भी हीट एब्जॉर्ब करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को आजाद कर सकता है। मगर कंडक्टर में खासियत ऐसी होती है कि कंडक्टर में तकरीबन 99% इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, और यहां पर 100% या 99% इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एक रेगुलेटेड 30% 40% इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। तो अब मेरी नजर उन पर पड़ी, वो इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ी जो कंडक्टर में ये बॉडी के अंदर बाहर घूम रहे थे रिकामे, इधर से उधर इधर से उधर। मैं बोलूंगा बता तेरी एनर्जी लेवल क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन से मैंने पूछा बता भाई तेरी एनर्जी लेवल क्या है, तो उसने बताया मेरी एनर्जी लेवल ये है ना। फिर मैं पूछूंगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से भाई बता तेरी एनर्जी लेवल क्या है। ऐसे ही करते 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 मैं सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो बाहर घूम रहे हैं उनका नाम क्या बताया मैंने? कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। हर एक की एनर्जी लेवल को मैं चेक करूंगा, बता तेरी बता तेरी बता तेरी, ऐसे करते करते चेक करूंगा। फिर मैं क्या देखता हूं कि उसमें मुझे एक मिनिमम लेवल मिलता है और एक मैक्सिमम लेवल मिलता है। बाकी सारे के सारे एनर्जीज उसी रेंज में आते हैं, यहां से लेकर यहां तक के आते हैं। तो ये जो एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसको मैं कहता हूं कंडक्शन बैंड। इसे मैं क्या कहता हूं बेटा? कंडक्शन बैंड। समझ में आया क्या? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, है ना, एक बैंड लाइक जो स्ट्रक्चर बन गया। तो बोले असल में कंडक्शन बैंड है क्या? तो कंडक्शन बैंड ये है रेंज ऑफ energies occupied by conducting electrons या free electrons जिसको कहेंगे, is called as conduction band, is called as conduction band। तो ये रहा आपका वैलेंस बैंड और ये रहा आपका कंडक्शन बैंड। अब ये जो टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड के बीच में का जो ये गैप आपको नजर आ रहा है, जिसको मैं Eg से रिप्रेजेंट करता हूं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। इसे क्या कहते हैं? एनर्जी बैंड गैप, है ना, इसे कहते हैं हम लोग एनर्जी बैंड गैप। अब एनर्जी बैंड गैप होता क्या है? तो बोले एनर्जी बैंड गैप ऐसा है सिंपल कि भैया आपको एक इलेक्ट्रॉन को किसी उसके वैलेंस बैंड में से निकालकर कंडक्शन बैंड में डालने के लिए कितनी एनर्जी देना पड़ेगी, है ना। मिसाल के तौर पे आप कहीं तो भी एक कंपनी में जॉब करते हैं और आपकी सैलरी है मान लो 1 लाख रुपीज पर मंथ, मिसाल के तौर पे, है ना, इमेजिन कर लो। अब ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि ये होनहार, इतना काबिल, है ना, जो एम्प्लॉय है ये मेरी कंपनी में होना चाहिए। मैंने बोला अरहान चल तेरी पेमेंट मैं बढ़ा के दूंगा, देखो वो इमेजिन कर लो, है ये सब इमेजिनरी है। तो भैया मैंने बोला कि भैया अरहान तेरी पेमेंट क्या है पर मंथ? 1 लाख सर। मैं चल तेरे को बोलूंगा 1,10,000 रुपए दिया, तू मेरी कंपनी में आ जा। बोले नहीं नहीं मेरे को नहीं जमता, यहाँ सब अच्छा है, यहाँ एसी में बैठने को मिलता, तुम्हारे एसी है नहीं, है ना। तो बोले अब क्या? तो चल देखो 1,20,000 रुपए दिया। नहीं नहीं यहाँ कुर्सी भी अच्छी नरम नरम है, तुम्हारे यहाँ बोले प्लास्टिक के चेयर पे बिठाते, है ना। मैंने बोला 1,30,000 रुपए दिया। अच्छा ठीक है आराम है। तो मुझे मालूम पड़ा कि ये 30,000 में टूट गया, है ना, ऊपर 30,000 ऊपर देना पड़ा मुझको, है ना, हाँ जो भी है। तो भैया आप कितने में टूटे? 30,000 में। तो ये आपका क्या था? बैंड गैप था कि भैया आपको 30,000 ऊपर से देना, उससे नीचे का आप मान रहे थे क्या
नहीं, उससे नीचे आप नखरे कर रहे थे, मगर जैसे ही 30,000 तक पहुंचा, अच्छा ठीक है ठीक है आराम है। तो भैया ऐसा हुआ, ये एनर्जी बैंड गैप। अब ये एनर्जी बैंड गैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनर्जी बैंड गैप ही डिसाइड करता है कि स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना, क्या ये मटेरियल क्या होगा, क्या ये इंसुलेटर होगा, क्या ये सेमीकंडक्टर होगा, या फिर ये कंडक्टर होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो अब ऐसा है, ये लिखना हो गया आपका इधर का 14.2, जरा मुझे टाइटल पढ़ के सुना देंगे। 14.2 क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना, मेटल्स, हाँ, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो भाई बहुत हम लोग शॉर्ट में ले रहे हैं चीज़ें जो हमारे काम की है, वो चैप्टर में डिटेल बहुत ज़्यादा है इस टॉपिक में। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारा एनर्जी बैंड गैप ही डिसाइड करता है कि सामने वाला मैटर या मटेरियल क्या बनेगा। क्या वो बड़ा होकर इंसुलेटर बने, बड़ा नहीं वैसी जो इंसुलेटर बनेगा, क्या वो सेमीकंडक्टर बनेगा, या फिर वो कंडक्टर बनेगा। तो चलो देखते हैं कैसा। सबसे पहले इंसुलेटर का मामला क्या रहेगा, इंसुलेटर का मामला कैसा रहता है। तो ये जो है, मान लो ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं फिर से, वैलेंस बैंड वर्सेस कंडक्शन बैंड का। वाई एक्सिस पे आपकी है एनर्जी, और फिर उसके बाद ये रहा आपका वैलेंस बैंड, ये क्या रहा, वैलेंस बैंड, और ये रहा आपका कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। और ये जो गैप आपको नजर आ रहा है, एनर्जी बैंड गैप, काफी बड़ा नजर आ रहा है, ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, बहुत ज्यादा बड़ा एनर्जी बैंड गैप आपको यहां पर नजर आ रहा है। अब ऐसा है कि इसकी स्पेशलिटी क्या होती है ना, कि भैया आप सामने वाले इलेक्ट्रॉन को कितनी भी एनर्जी दे दो वो मानेगा नहीं। क्या हो गया, बंद करो अभी, उसको बाद में सब। अब कितना भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दो वो मानेगा नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे, ठीक है, अरहान ने काम करा था कंपनी में, वो 1 लाख रुपए पर मंथ उसकी पेमेंट थी, है ना। मैंने बोला अरहान तू कंपनी छोड़ के आ जाए, मैं तेरे को ज़्यादा पेमेंट दूंगा। तो बोले कितनी सर देंगे? मैं बोलूँगा तेरे को मैं दूंगा 2 लाख रुपए पर मंथ, छोड़ के इधर आ जा। वो बोलेगा नहीं सर मैं नहीं आता। मैं बोला चल 10 लाख रुपए महीना दिया, नहीं नहीं सर मैं नहीं आता। अरे 1 करोड़ रुपए महीना देने को तैयार हो, तू इधर आके बैठ जा, है ना। 7 करोड़ तेरी, देखा कि जीरो कितने होते। हाँ, तो अब ऐसा है भाई, ये मामला ऐसा है कि इस बंदे को फिर ईमानदार नहीं बेवकूफ़ बोलेंगे कि भैया महीने का 1 करोड़ मिल रहा फिर भी नहीं मान रहा। तो वैसे कुछ बेवकूफ़ होता है इलेक्ट्रॉन, किसका, इंसुलेटर का, कि भैया हम बोलते हैं तुमको एनर्जी देंगे, तुम अपना वैलेंस बैंड छोड़ दो और इधर कंडक्शन बैंड में आ जाओ, खुले इलाके में आ जाओ। वो एब्जॉर्ब करे, नहीं बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, वो इतना कि जल के खाक हो जाएगा वो, मगर वो छोड़ेगा नहीं उसको, है कि नहीं, वफादार। क्या बात। तो भैया ये हो गया आपका क्या, इंसुलेटर। फिर बोले सेमीकंडक्टर की बात क्या रहती है। तो सेमीकंडक्टर में ये जो एनर्जी बैंड गैप है सेमीकंडक्टर का, जो कि राइट साइड में ऑलमोस्ट मैं इसको ही ले सकता हूं, इसी को ले सकते हैं अपन। तो इसका जो बैंड गैप है ये लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसा कुछ मटेरियल के लिए, जैसा कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए, है ना। आई थिंक शायद से जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। तो ये आप देखते हैं मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, हर कोई अलग अलग उसमें कीमत में टूटता है। अरहान टूटा था 1,30,000 रुपये से टूट गया था वो, है ना। आमिर को देना पड़ रहा 50,000 रुपये एक्स्ट्रा। तो भाई आमिर को बोला 1,50,000 दूंगा तेरे को महीने के, तब तू आ जा तू इधर। तो तब जाके वो तब माना 50,000 एक्स्ट्रा में,
तो वैसी मटेरियल टू मटेरियल ये बैंड गैप क्या करता है, वेरी करता है। तो अब ऐसा है कि जाहिर बात है कि भैया यहां पर सब नहीं मानने वाले, है ना, इस रेंज में सब नहीं मानने वाले, जो कहा जाएगा जो रेंज मैंने दिया हुआ है। जैसे नौशाद का भाई कीमत होगी, भाई सर मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए ऊपर से चाहिए, मैं बोला चल निकल यहाँ से, है ना, 1 लाख रुपए होना देखो ऊपर का। तो भैया सबके सब तो माने नहीं वाले, तो सबके सब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे किधर, नहीं। जो लालची थे, जो भैया जो हाँ ठीक है हमको चाहिए थोड़ा इंक्रीमेंट चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन छोड़कर इसको आ जाएंगे, मगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अभी भी अंदर बाकी ही रहेंगे, वैलेंस बैंड को पूरा तरह से छोड़ेंगे नहीं, कंडक्शन बैंड में ही रहेंगे। फिर आती है बारी सबसे ज्यादा नालायक कंडक्टर की। तो बोले कंडक्टर में क्या होता है, तो देखो बताते हैं कंडक्टर में क्या होता है। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये सेमीकंडक्टर का था मामला। कंडक्टर में हम ये देखने को मिलता है हमको कि वैलेंस बैंड और कंडक्टिंग बैंड ये आपस में चिपके हुए हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्टिंग बैंड ये आपस में चिपके हुए हैं, यानी एनर्जी बैंड गैप आपका क्या है, 0। या फिर सिचुएशन ऐसी भी अराइज हो सकती है कि वैलेंस बैंड और कंडक्टिंग बैंड का यहां ओवरलैपिंग हो रहा है। वैलेंस बैंड और ये आएगा कंडक्टिंग बैंड। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, इसका यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ओवरलैपिंग हो रहा है। तो आपको कंडक्टर के केस में यह देखने को मिलता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्टिंग बैंड का क्या हो रहा है, यहां पे ओवरलैपिंग होने को देखने को मिल रहा है। अब सिचुएशन क्या है, यहां पे क्या खासियत है, क्या है सिचुएशन यहां पे। अब यहां एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसको जरा सा भी दो तो वो तैयार है। अगेन मान लो, फिर से भाई आप अपने आप को कंसीडर कर लो कि फिर से मैं बोलता हूं अरहान तेरी क्या पेमेंट है रे, तो वो बोलेगा सर 1 लाख। अच्छा पीछे पकड़ लेते, चल ठीक है, एहतेशाम को पकड़ लेते। एहतेशाम, मैं बोला एहतेशाम तेरी क्या पेमेंट है, तो बोले सर 1 लाख रुपए महीना। मैंने बोला ठीक है एहतेशाम, मैं तेरे को बढ़ा कर दूंगा पैसे, तू मेरी कंपनी में आ जा। तो बोला सर कितना देंगे, तो बोले 1 लाख 1 रुपया, 1 रुपये तेरे को बढ़ा के दूंगा मैं। इतना सा 1 रुपया, अरे सर अब भी आया मैं, है कि नहीं। तो 1 रुपये भी मान गया वो। तो भैया जरा सा एनर्जी दिया, 1 बूंद एनर्जी दिया आपको, उसमें मान गए। तो भाई वही मामला हुआ कंडक्टर का कि भैया आप उसको 1 रुपये की भी दे रहे वैल्यू, तो भैया देख रहे हैं वो आ जा रहा है इधर। अब भाई उससे भी बेकार कौन भैया बोलेंगे, तो एक और सिचुएशन आती है वो वैलेंस बैंड ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड, है ना। भैया ऐसे बात है कि भाई मान लो फैसल कंपनी में कहीं काम कर रहा है ना। अब ऐसा है कि वो क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। बोले अभी क्या है, बोले मैं विप्रो में काम करके देखता हूँ। अरे मेरा मूड अच्छा नहीं लग रहा, एक काम करता हूँ मैं इन्फोसिस में जाके देखता हूँ, इधर पेमेंट कोई नहीं बढ़ा के दे रहा, जबरदस्ती इधर से उधर नहीं, वापस विप्रो में आ जाते हैं, है कि नहीं। अरे नहीं इन्फोसिस अच्छा लगा, अरे इन्फोसिस की चाय अच्छी थी, है ना। अरे बोले विप्रो का एनवायरमेंट अच्छा था। तो भैया ये जबरदस्ती तुम इधर के उधर, तुमको किसी ने एक्साइट किया क्या, तुमको किसी ने एनर्जी दिया क्या बाहर से, नहीं, इधर से उधर जबरदस्ती घूम रहे हो। तो कभी तुम खुद ब खुद वैलेंस बैंड में, कभी तुम खुद ब खुद कंडक्शन बैंड में। तो भैया इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन यहां पर जा रहा है, तो वो हाल किसका होता है, कंडक्टर का होता है। समझ में आया क्या, है ना। इंसुलेटर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत भाव लगता है, वो मानते नहीं, ये थोड़ा ज्यादा भाव देने पे मान जाते हैं, है ना। ये तो ऐसी है ना, नहीं भी बोलो तो खुद ही वो इधर उधर चले जाते। तो हमारा डील किससे है, सेमीकंडक्टर से। तो हमको फोकस इस पे करना है, मतलब ये वो इलेक्ट्रॉन्स है जिनको थोड़ी एनर्जी देना पड़ेगा वैलेंस शेल में से बाहर निकालने के लिए। तो चलो ठीक है, अब इसके बारे में पता चल गया। तो अब हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सेमीकंडक्टर्स को क्लासिफाई किया गया एज
दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, बोलो भाई क्या टाइप्स होते हैं? इंट्रिंसिक और आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, पी टाइप एंड एन टाइप। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अब ऐसा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? तो 100% प्योर, पूरी तरह से प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब क्या है कि भैया उनमें जानबूझकर एक इम्प्योरिटी डाली जाती है। इम्प्योरिटी मतलब कुछ उससे डिफरेंट हटके, है ना। जैसे दूध जो जहां कहा जाएगा वो प्योर एक सब्सटेंस है, उसमें पानी, हालांकि नुकसान नहीं उससे, है ना, मगर फायदा है, पैसा ज्यादा कमाए जा सकते अपन, तो दूध में मिला देते अपन पानी, तो भैया इस तरह से वो इम्प्योरिटी होगी। मगर इसी तरह से हम कहेंगे यहां इससे फर्क क्या पड़ेगा? तो बोले इम्प्योरिटी डालने से आपका जो कंडक्शन लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं, जब एक एथलीट की अगर हम बात करेंगे, तो एक एथलीट परफॉर्मेंस देता है, उसका जो नेचुरल फूड है, नेचुरल सप्लीमेंट है, जो खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, जो ग्लूकोज जो नेचुरल उसकी बॉडी में जो भी है, ब्लड है जो नेचुरल, उसके हिसाब से वो एक परफॉर्मेंस देगा। मगर हम चाहते हैं, या फिर वो एथलीट चाहता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करूँ। जैसा अक्सर ये क्रिकेटर्स में भी पकड़े पाए गए थे, पाकिस्तान का वो शोएब अख्तर पकड़ा गया था, है ना, और भी बहुत सारे पकड़े गए थे। तो उसमें क्या देखा गया था कि ये अपना परफॉर्मेंस लेवल बढ़ाने के लिए एक इम्प्योरिटी डालते हैं, अपने स्टेरॉइड्स लेते थे वो लोग। आजकल मेडिसिन में बहुत चल रहा है, हाल ही में जो कोविड का टाइम आया था तो स्टेरॉइड्स बहुत डॉक्टर भर भर के स्टेरॉइड्स डाल रहे थे, है ना, और उसके वजह से बहुत उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे थे। दूसरे वो कौन सा तो बोलते हैं ब्लैक फंगस, उसके कारण से हो रहा था। तो ये क्या होता है, आप बॉडी में जानबूझ के इम्प्योरिटी डालते हैं। क्यों डाल रहे हैं? ताकि आप बेहतर परफॉर्म कर सके, है ना। आजकल ऐसे कई सारे जो डॉक्टर्स है, या फिर जो कहा जाएगा जिम जाने वाले स्पोर्ट्स पर्सन, आप कई सारे जो ये पाउडर वो पाउडर लेके खाते रहते हैं कि कुछ कुछ उसमें स्टेरॉइड्स होता है। स्टेरॉइड्स कैसा है कि ठीक है, कभी कभार ठीक है, कभी कभार कुछ मतलब मेडिकल मेडिसिन के लिए ठीक है, मगर रेगुलर बेसिस पे खाना बोले तो बहुत ही ज़्यादा घातक होता है वो, है ना। आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है वो, और उससे बहुत सारे कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते रहते हैं। तो स्टेरॉइड नॉट गुड। तो मगर यहाँ पर भी इसी तरह का कुछ यहाँ पर एलिमेंट डाला गया ताकि कंडक्टिविटी बढ़ा दी जाए। और कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो आप एलिमेंट बाहर से दूसरा डालते हैं, इसकी इस मेथड को कहा जाता है डोपिंग, है ना, मेथड को डोपिंग। और उसमें भी स्पोर्ट्स में भी वही बोलते हैं डोपिंग। कंडक्टिविटी या एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए जो आप ब्लड में इंप्योरिटी डालते हैं, पानी से डालते हैं पीकर, तो वो उसको क्या कहते हैं? डोपिंग, है ना। जिसमें डालते हैं उसको कहते हैं डोपंट, नहीं सॉरी डोप्ड सेमीकंडक्टर, हाँ, जिसमें डालते हैं उसको बोलते हैं डोप्ड, और जिसे डालते हैं उसे कहते हैं डोपेंट। आया समझ में आपको? तो खैर पहले हम लोग जाते हैं आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे, उसका फंक्शन देखेंगे, उसका वर्किंग देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। चलिए इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे कि मैंने कहा था सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसकी वैलेंसी कितनी होती है। आराम इधर ध्यान दे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी वैलेंसी क्या होती है? 4। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 4। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 32 है ना।
तो उसका कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा कि जिसकी वजह से लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4। तो मैं कहूँगा देखो भाई ये मेरा जर्मेनियम एटम है, ये जर्मेनियम का न्यूक्लियस है, इसके आखिरी के शेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ये इसका नेबरिंग जर्मेनियम न्यूक्लियाई है या एटम है, ये नेबरिंग जर्मेनियम एटम है, इसके भी आखिरी के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाजू एक और जर्मेनियम एटम नजर आ रहा है, इसके भी आखिरी के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये एक और जर्मेनियम एटम, इसके आखिरी के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये एक और जर्मेनियम एटम, इसके आखिरी के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो भैया ये एक और जर्मेनियम एटम, इसके आखिरी के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगेन वंस अगेन अ जर्मेनियम एटम, इसके आखिरी के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये भी और ये भी। अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए हर जर्मेनियम एटम क्या करता है, अपने एक नेबरिंग जर्मेनियम एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। कुछ इस तरह से हम उस कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे कि देखो भैया इसने कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां पर कर लिया, ठीक है ना। इस तरह से ये भी कर लिया, इसने भी कर लिया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, इसने भी किया होगा बाजू वाले से, इसने भी किया होगा बाजू वाले से, इसने भी किया होगा, इसने भी किया होगा, इसने भी किया, इसने भी किया। तो ये सारे के सारे जर्मेनियम एटम ने क्या किया, अपने नेबरिंग जर्मेनियम एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया और एकदम जो कहा जाएगा स्टेबल कंडीशन में आ गया, है ना। अब कोई टेंशन नहीं, बोले सब अपने अपने घर में अच्छे से है। मगर होता क्या है, बाहर का जो टेम्परेचर बढ़ता है, इवन एट रूम टेम्परेचर, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करते हैं, इस कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देते हैं, ये यहां से तोड़ देते हैं और निकल जाते हैं बाहर घूमने के लिए, तफरी करने के लिए। तो ये खाली जगह पे आके घूम रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल गया है, घूम रहा है इधर से उधर, इसकी एनर्जी लेवल कैसी है, थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और अब यहां पर हो गई एक जगह खाली, है ना, ये एक हो गई जगह खाली, वो जहां बैठा था वो उसकी एक जगह खाली हो गई। अब यहां पर आ गई अनस्टेबिलिटी, है ना। इस अनस्टेबिलिटी की वजह से यहां पर जो जगह खाली हो गई है, इसे हम लोग कहते हैं होल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, होल। होल क्या है, कुछ नहीं है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एक इलेक्ट्रॉन की खाली जगह को आप होल कहते हैं और कुछ नहीं, है ना। यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया ना, अब यहां पर जगह खाली होगी, अब ये बॉन्ड फॉर्म हो पाएगा क्या, स्टेबिलिटी गेन हो पाएगी क्या, नहीं। तो अब क्या हुआ कि मान लो कि ये भी वो इलेक्ट्रॉन था जो अपनी जगह को छोड़कर यहां से बाहर निकल गया था, एक और इलेक्ट्रॉन था जो जगह छोड़ के बाहर निकल चुका था, और यहां पर भी एक होल का फॉर्मेशन हो चुका था। तो अब क्या होगा, ये होल चाहता है कि उसको स्टेबल हो जाए वो, तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। आजा भाई तू इधर आके बैठ जा मेरे पास। तो अब ऐसा है कि जब ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन होगा, वो एनर्जी लिबरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, है ना। मतलब क्या हुआ, देखो जब ये कॉम्बिनेशन तोड़कर वो बाहर निकला तो क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं उसको ये नहीं कह सकता कि ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ गया, है ना। फिर उसके बाद जैसे ही वो ये भी वैलेंस बैंड से कहाँ गया था, कंडक्शन बैंड में आ चुका था। फिर यहां जगह उसने खाली देखा, खाली जगह देखा तो जाके वहां बैठ गया, है ना। अब वो वापस से कहाँ आ गया, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में। अब जब वो वापस से कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड पे आ गया, तो वो क्या करेगा, फिर एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, है ना, जो H से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई,
मान लो ये इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, है ना, और जब इस इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो ये भी क्या कर दिया, छोड़कर आ गया इसको अपनी जगह को, एक्साइट हो गया ना, और हमने देखा कि ये जगह छोड़ के आ गया, फिर से यहाँ क्या हो गया, होल का क्रिएशन हो गया, है ना। फिर हम लोग देखेंगे इसी तरह का कुछ होल का क्रिएशन यहाँ पर भी हुआ होगा, है ना, जो कि जब आप रूम टेम्परेचर पे तो अब आप क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर, ये इधर जाके बैठता है, फिर ये किसी और की खाली जगह पे जाके बैठेगा, मान लो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था, तो ये इसकी खाली जगह पे जाके बैठेगा, ये क्या करेगा कि इसकी खाली जगह पे जाके बैठेगा, तो सब इधर से उधर घूम रहे हैं, रैंडम घूम रहे हैं, है ना। उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब भी हो रही है, रिलीज भी हो रही है, एब्जॉर्ब भी हो रही है, मगर ये कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, सब इधर से उधर घूम रहे हैं। ये सेम कंडक्टर में भी होता है, इतना है कि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, मगर सबका इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है, रैंडम। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग ने पढ़ा था, एट रूम टेम्परेचर सब लोग इलेक्ट्रॉन इधर से उधर घूमते रहते हैं टकराते हुए। अब ऐसा है कि अगर आप उनको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं, मतलब किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता हूं मैं, मतलब इस साइड में मान लो कि मैंने पॉजिटिव चार्जेस रख दिया ना, मान लो कि ये रॉड है, ये सेमीकंडक्टर रॉड है, मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ये पॉजिटिव बैटरी, ये निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो ये हिस्सा पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये हिस्सा नेगेटिव चार्ज हो गया, तो वैसे ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये क्या करेगा, ये भी सेम काम करेगा, उनको एनर्जी देगा, जाओ घूम के आओ करके, मगर उन सभी एनर्जी का क्या होगा, एक प्रॉपर डायरेक्शन होगा, उन सभी के इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का क्या होगा, एक प्रॉपर डायरेक्शन होगा। वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, मान लो यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, इमेजिन कर लो कितने हैं, 10, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब किए, आगे निकले, इधर की भी 4 इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिए थे, वो आगे निकले, फिर वो उनकी जगह पे जाके बैठेंगे, फिर ये आगे वाले की जगह आगे वाले की जगह पे जाके बैठेंगे, यहां से जो निकले थे वो आगे वाले की जगह पे जाके बैठेंगे, तो आप देखेंगे 10 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आगे बढ़ने में और एनर्जी को आगे ले जाने में। बोले एनर्जी कहां लेके जा रहे इलेक्ट्रॉन, क्या होता है कि देखो आप एनर्जी एब्जॉर्ब करते बैटरी से, आप निकलते बाहर, है ना, आप निकले वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, आपकी एनर्जी जबरदस्त, आप देखते सामने वाला अपने को अट्रैक्ट कर रहा, तो वो जाता उसकी जगह पे ऐसे जाके बैठ जाता, वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता, फिर उसके बाजू वाला क्या करता, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो बाहर निकला, फिर वो देखता आगे जगह खाली है, जाके बैठो, है ना, फिर एनर्जी रिलीज करेगा, फिर बाजू वाला क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो बोलेगा जगह खाली आगे जाओ, ऐसा। तो आप देख रहे बढ़ते जा रहे हैं आगे और उस एनर्जी को आगे भी लेके जा रहे हो, तो इस तरह से यहां पर कंडक्शन होता है, मगर आपने देखा कि सबके सब इलेक्ट्रॉन्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, 10 में से 40, 30 ऐसा, 20, 30 ऐसे, हम लोग कहेंगे 20-30% ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना था, इनका कंडक्शन लेवल बढ़ाना था, तो कंडक्शन लेवल बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, उसमें एक इंप्योरिटी डालूंगा, है ना। तो भैया अब ये देखो मैं इंप्योरिटी डालने वाला हूं, तो इसमें कोई भी एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाल देते हैं, बताइए कोई पेंटावैलेंट, आर्सेनिक, एंटीमनी भी पेंटावैलेंट है ना, चलो एंटीमनी ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब ऐसा है कि मैं अब कहता हूं कि चलो सब लोग वापस जाओ अपनी जगह पे, तो बोले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अच्छे बच्चे के सब अपने कोवेलेंट बॉन्ड में चला के चले गए। एंटीमनी के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एंटीमनी के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, उसने क्या किया, अपने 5 नेबरिंग जर्मेनियम एटम से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया, मगर प्रॉब्लम यह है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाया, है ना, ये अभी भी आज़ाद है भाई, ये कोई फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा इसका। तो अब ये क्या करेगा, बाहर से तो तुम एनर्जी दे ही रहे हो रूम टेम्परेचर में जो कहा जाएगा, या नहीं भी दिए तो देखो ये क्या करेगा मालूम क्या, कि भाई बोलेगा साला सबको कोवेलेंट बॉन्ड मिल गया, मेरे को नहीं मिला, ये जाएगा जोर से जाके हिट करेगा, हट निकल यहाँ से, है कि नहीं, ये इसको हटा देगा उसकी जगह पे से, है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गया, और ये जाके बढ़ जाएगा उसके ऊपर, जो जिसको उसने निकाला था उसको भी जोश आया, साले ने मेरे को निकाला, मेरे को भी कोई जगह चाहिए, हट, इसको हटाएगा, इसको खाली करेगा, और यहाँ फिर से इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गया, और ये जाके बढ़ जाएगा उसकी जगह पे, फिर क्या करेगा, ये भी निकलेगा और बोलेगा इसको भी निकालो बाहर, तो ये यहाँ पर सॉरी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गया, है ना,
और अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आके इधर बैठ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना किसी जाके हिट करेगा। अभी आपने मान लो बाहर से एनर्जी सप्लाई नहीं किए, एनर्जी सप्लाई करने से पहले ही क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ रहा है, बना रहा है, एनर्जी का कंडक्शन चालू कर दे रहा है। अब ऐसा है कि तुमने तो बोले भैया एनर्जी सप्लाई किए नहीं थे, अब तुमने एनर्जी सप्लाई कर दिए, उसके बाद अब क्या होगा, अब पहले के मुकाबले और ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे, है ना। अब पहले के मुकाबले और ज्यादा एनर्जी का कंडक्शन होगा ना। आपके सप्लाई करने से पहले ही कई सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ रहे थे, बना रहे थे, तोड़ रहे थे, बना रहे थे, तोड़ रहे थे, बना रहे थे, है ना। मगर अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि अब जब आपने एनर्जी दिए तो ये रेट पहले से और ज्यादा बढ़ गया, तो कंडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसी कारण से अब हम लोग कहेंगे कि ये जो मटेरियल अब आप देख रहे हैं ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जिसमें इंप्योरिटी डाले आपने। और कौन सी इंप्योरिटी डाले मैंने, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाला, तो भैया यहां पर कंडक्शन लेवल बढ़ गया। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाला तो इसी कारण से कंडक्शन लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। अब ज्यादा कंडक्ट करने लग गया ये। अच्छा ठीक है, आपने जो इंप्योरिटी डाले वो कैसा था, बोले पेंटावैलेंट। उसमें से क्या हुआ था, बोले 4 इलेक्ट्रॉन्स ने अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए थे। कौन बाकी रह गया था, एक अकेला एक इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया था ना, जो किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो वो जो अकेला रह गया था वो कौन था, तो बोले इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, तो बोले निगेटिव, तो इसीलिए वहां पर निगेटिव का एन लेकर उसको बनाया गया एन टाइप, है ना। अब बोले ये ऐसा है एक मटेरियल है कि जो हमेशा तैयार है। बोले काय के लिए तैयार, डोनेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन, मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा है भाई, कोई लो उसको कोवेलेंट बॉन्ड बना लो उसके साथ बैठ के, है ना। तो ये हमेशा डोनेट करने को तैयार बैठा हुआ है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है डोनर टाइप ऑफ इंप्योरिटी। इसे क्या कहा जाता है, डोनर टाइप ऑफ इंप्योरिटी। आया समझ में कि भैया हम लोग क्या करते हैं, एन टाइप में क्या डालते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, और उस टाइप की इंप्योरिटी को हम लोग क्या कहते हैं, डोनर टाइप ऑफ इंप्योरिटी। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब पेंटावैलेंट के जगह एक ट्राइवैलेंट ले लिया। जरा बताएंगे कोई ट्राइवैलेंट, सॉरी एल्यूमिनियम, ठीक है, एक एल्यूमिनियम मैंने ले लिया, सपोज करो एलिमेंट डाला मैंने, तो मैं देखूंगा कि एल्यूमिनियम के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3। तो भैया हम लोग देखते हैं कि वो 3 बाजू वालों के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, मगर ये जगह खाली रहती है। ये जगह खाली रहती है मतलब यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाया। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा में कौन था, इलेक्ट्रॉन था, यहाँ एक्स्ट्रा में कौन है, होल है। या खाली पड़ा हुआ एक जगह, कोई ना कोई यहाँ पर आके बैठना चाहिए, यहाँ पर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन आके जाना चाहिए यहाँ पर। अब क्या करेगा, ये आजू बाजू के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, भाई आ जाओ इधर, आ जाओ मेरे पास, इधर आके बैठो मैं आप। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मान लो इस लालच में आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन ने छोड़ा उसको और यहाँ पर आके बैठ गया, और इसने क्या करा, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन कर डाला कोवेलेंट बॉन्ड का। मतलब देखो, जब ये यहाँ से निकला होगा तो पहले तो वैलेंस बैंड से कहाँ आया होगा, कंडक्शन बैंड में, है ना। फिर कंडक्शन बैंड से वापस कहाँ बैठा होगा, वैलेंस बैंड में। अच्छा ठीक है, जब ये जगह खाली हुई तो फिर ये भी चाहेगा मेरे पास कोई ना कोई आगे बैठे, तो वो क्या करेगा, आजू बाजू के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। मान लो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींचा उसने और वो इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, फिर आखिरकार ये हुआ कि वो इस पर आके अटैच होकर बैठ गए, है ना। तो फिर से यहाँ पर आपने क्या देखा, जगह खाली हो गई। अब फिर से वो देख रहा है, अरे यार मेरे पास जगह खाली हो गई, अब मैं क्या करता, किसी और इलेक्ट्रॉन को खींचता अपनी तरफ, तो किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचेगा, है ना। फिर वो जगह खाली होगी, फिर उसको जहाँ जगह खाली होगी वो कहीं और वाला इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो बिना एनर्जी सप्लाई किए इनका बॉन्ड तोड़ना और बंधना चालू हो गया। मतलब बिना एनर्जी सप्लाई किए ऑलरेडी कंडक्शन चालू है, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं। आई ना बस में। अब ऐसा है कि मैंने बाहर से एनर्जी दे दिया, तो हम कहते हैं ना सोने पे सुहागा, है ना। तो भैया अब आप पहले ही से इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू था, तुमने बाहर से भी एनर्जी दे दिए, अब क्या होगा, और तेजी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हो जाएगा, कंडक्शन लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इसीलिए आपने इंप्योरिटी डालने से हमको क्या हुआ, फायदा हुआ, कंडक्टिविटी बढ़ गई। अब आपने कौन सी इंप्योरिटी डाले थे यहाँ पर, तो बोले ट्राईवैलेंट। अच्छा, ट्राईवैलेंट की वजह से क्या खाली रह गया था, बोले होल। होल को ऐसा माना जाता है, देखो होल क्या है, एक कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ जगह खाली, मगर होल एक ऐसी चीज है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज के जैसा है। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज के जैसा है
तो हम लोग चार्ज के जैसा है वो नहीं बोला मैंने, वो है चार्ज के जैसा है, तो भैया वो पॉजिटिव चार्ज के जैसा है, तो हम लोग क्या करेंगे फिर भैया, है ना, उसको पॉजिटिव चार्ज के जैसा है इसीलिए पी, तो बोले पी टाइप ऑफ उसको सेमीकंडक्टर बोला गया। और ये जो मटेरियल होता है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है, हमेशा इसके पास कमी रहती इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसीलिए ये जो इम्प्योरिटी आपने डाले इसे आप कहते हैं एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी। ये जो इम्प्योरिटी आपने डाले वो क्या कहलाता है, एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी। ये था डोनर टाइप इम्प्योरिटी और ये था एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी, और इसका लेवल बहुत कम होता है, ये होता है 1 × 10⁶, मतलब 10 लाख जर्मेनियम एटम में मैं एक कोई इम्प्योरिटी डालता हूँ, पेंटावैलेंट या फिर ट्राइवैलेंट। आया समझ में आपको? तो ये था हमारा आपका एक्सट्रिंसिक भी आ गया इसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी आ गया उसमें, दोनों का डिस्कशन हो गया। आया समझ में कि हमारा इम्प्योरिटी डालने से फ़ायदा क्या हुआ, कंडक्शन लेवल बढ़ गया, और कंडक्शन लेवल कैसे बढ़ा, कंडक्शन कैसे होता है वो भी समझ में आया आपको? ठीक है, लिखना है लिख लीजिए। नोट्स है इसकी सेमीकंडक्टर की, जिसको लगे मेरे को मैं डाल दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा। अच्छे से बनी हुई नोट्स है पूरी, ऑलमोस्ट सब कुछ आपका कवर हो जाएगा उसमें, पूरा बोर्ड के हिसाब से पूरा कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो, वो कौन से नंबर का टाइटल था, क्योंकि मैंने ऐसा ले लिया वो डायरेक्ट आगे पूरा था। डायोड का कौन सा था, पीएन जंक्शन 14.5 पीएन जंक्शन, क्योंकि इंट्रिंसिक भी हो गया एक्सट्रिंसिक भी हो गया इसी के अंदर, तो 14.5 पीएन जंक्शन। अब देखो भाई ऐसा है, अब तक आप मटेरियल के बारे में पढ़ रहे थे, आपने देखा कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कैसा होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसकी कंडक्शन का तरीका क्या होता है, आपने देखा। अब हमें उससे तैयार होने वाला एक डिवाइस पीएन जंक्शन है ना, या पीएन जंक्शन डायोड जिसको हम लोग कहेंगे, हमको उसके बारे में स्टडी करना है। पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड। ओके, डायोड जो एक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है, लैटिन या ग्रीक वर्ड है, दोनों में से कोई एक है, इसका मीनिंग होता है नल की टोटी। वो नॉब होता है नल का, वो उसका काम क्या होता है, पानी के फ्लो को रेगुलेट करना, पानी ऑफ करना, पानी ऑन करना, है ना। और जब चाहिए आप उसको बटन को दबाते हैं, ऑफ करते हैं, या फिर जब नहीं चाहिए तो उसको बंद कर देते हैं। तो एक स्विच की तरह काम करता है। तो ये डायोड भी एक स्विच की तरह काम करता है। ये एक ऐसा स्विच है जो करंट को सिर्फ एक रास्ते में फ्लो होने के लिए अलाउ करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे जो वेन्स में वॉल्व्स बने हुए, या फिर हार्ट में भी जो वॉल्व है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ओपन होते हैं, है ना। अगर ब्लड का फ्लो ऐसा हो रहा तो ऐसा ओपन होगा, अगर वो रिवर्स फ्लो होने की कोशिश करेगा तो ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। ऐसे ही कुछ इसका भी है, अगर करंट ऐसा फ्लो होना चाहता है तो होने देगा, अगर उल्टा फ्लो होना चाहता है तो वो दरवाजे को बंद कर देगा। आगे डायरेक्शन में फ्लो होने को कहते हैं फॉरवर्ड बायस, और उल्टा फ्लो होने को कहते हैं रिवर्स बायस। देखेंगे हम, वो कल देखेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स, अभी सिर्फ पीएन जंक्शन देखेंगे। पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल है कुछ इस तरह से दिया जाता है। यहां एक ट्रायंगल होता है, सामने एक बार। ट्रायंगल वाले हिस्से को पी कहते हैं, रीजन कहते हैं, और इसको कहते हैं एन रीजन, है ना। फिलहाल इसका तरीका क्या होता है, उसको बनाने का तरीका क्या होता है। एक तरीका तो ये है कि आप एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लो, एक साइड में आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालो, एक साइड में आप ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डालो, तो फिर वो पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है।
या फिर एक काम करो, आप अलग से पी रीजन लो, अलग से एक पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर लो और एक एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर लो। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या है, होल्स ज्यादा है। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। हाँ, एक और बात मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में माना कि होल्स ज्यादा है, एन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में माना कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, मगर इलेक्ट्रिकली वो दोनों के दोनों न्यूट्रल है ना, दोनों के दोनों क्या है, न्यूट्रल है। जैसे कि मान लो कि मैं कहूंगा, हम बात करते हैं कि मेरे पास एक मटेरियल है जर्मेनियम, जर्मेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 32, उसमें कुल मिलाकर 10 एटम है। क्या है, 10 एटम। तो मैं बोलूंगा अगर 10 एटम है तो मैं कहूंगा उसके पास 320, उसका क्या आएगा, एटॉमिक नंबर आ जाएगा सबका मिलाकर 320 उसके पास प्रोटॉन है और 320 उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, पूरे सिस्टम के पास। समझा ना आपको? आपके पास एक मटेरियल है जिसमें आपने मान के चला कितने जर्मेनियम के एटम है, 10। एक जर्मेनियम एटम के पास कितने प्रोटॉन, 32। कितने इलेक्ट्रॉन, 32। मैंने ऐसे कितने ले लिया, एक मटेरियल है, कितने इसके अंदर 10 जर्मेनियम एटम है, यानी 320 प्रोटॉन है, 320 इलेक्ट्रॉन है। अभी इंट्रिंसिक हो गया ये, और इलेक्ट्रिकली कैसा ये, न्यूट्रल है। अब एक मैं यहां पर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालता हूं, जैसा आपने लास्ट टाइम क्या बताए थे, एंटीमनी। क्या एटॉमिक नंबर है उसका, कोई दूसरा बता दो जिसका एटॉमिक नंबर मालूम हो। नाइट्रोजन गैस है ना। हाँ, तो जो भी है, बिस्मथ है, बिस्मथ भी है ना पेंटावैलेंट। सिलिकॉन नहीं रे, सिलिकॉन कुछ भी। फॉस्फोरस, चल फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है, कैसी है तुम्हारी केमिस्ट्री रे, 15 है ना। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है, 15। अब मैंने यहां पर क्या करा, वो फॉस्फोरस को यहां लिया, उसका कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285 आया होगा, है कि नहीं। तो अब ऐसा है कि मैं यहां पर ऐड करता हूं, मैं देखता हूं कि फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स तो अपना बॉन्ड बना लेते हैं, 5वां इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना नहीं पाता है, तो इसीलिए इधर उधर घूम रहा है। मगर मैं पूछूंगा कि ये जो आपने ऐड किए, अब बताओ फिर से, इसके पास जर्मेनियम कितने, 10 है, फॉस्फोरस का 1 है, तो मैं बोलूंगा आप बताओ कुल मिला के जर्मेनियम के प्रोटॉन्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे 320, है ना। कुल मिला के जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आप बोलेंगे 320। आपने जो फॉस्फोरस ऐड किए उसमें कुल मिला के प्रोटॉन कितने हैं, 15, है ना। तो 320 प्लस 15 कितने हो गए, 335। अच्छा, कुल मिला के इलेक्ट्रॉन कितने उसके पास, अभी भी 15 है, 320 इसके पास और इसके पास 15, 320 प्लस 15 335 इलेक्ट्रॉन। तो तुमको क्या लगा कि यहां पर तुम ओवरऑल देखेंगे जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल है। बस बात ऐसी है कि ये इलेक्ट्रॉन जो था वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहा था, है ना, बॉन्ड नहीं बना पा रहा। तो हर पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। ऐसा नहीं कि उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिकली वो कैसा है, न्यूट्रल है। बस इतना है कि वो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म कर पाया और कहीं बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाया। तो पीएन जंक्शन डायोड का कैसा होगा, तो चलो मैं मान लो एक खास प्रोसेस होता है मेटलॉजिकल प्रोसेस, उससे मैं 2 पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर लेता हूं और आपस में जोड़ता हूं। थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, जगह छोटा पड़ जाएगा। तो ये पी टाइप और ये एन टाइप। शुरुआत में ये जब दोनों अलग अलग थे, शुरुआत में जब ये दोनों अलग अलग थे, मैं बोलूंगा पी टाइप के पास ज्यादातर क्या मिलेंगे आपको, होल्स, है ना। कोई भी पी टाइप मटेरियल में क्या होता है, खाली जगह होती है ना, एक ना एक होल रहता है ये कम से कम। तो मैं कहूंगा पी टाइप ऑफ मटेरियल में आपको ज्यादातर क्या मिलेंगे, तो बोले खाली जगह देखने को मिलेगी, यानी कि होल्स मिलेंगे देखने को।
तो इसीलिए मैं कहूंगा कि पी टाइप में बहुत सारे यहां पर खाली जगह थी, होल्स थे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स भी थे मगर वो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर बंधे हुए थे, मगर बहुत सारी खाली सीटें पड़ी हुई थी, कोई आके बैठा हुआ नहीं था, कोई इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आके नहीं बैठा हुआ था। वहीं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में हमने क्या देखे थे, बहुत सारे खाली खड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना। हम देखेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को जिनको बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। यहां क्या देख रहे हैं आप, यहां खाली चेयर्स पड़ी हुई है और वहां बंदे खड़े हुए हैं, है ना। अब ऐसा है कि भैया अब क्या करें, अब जब मैं इसे जोड़ता हूं तो मैं क्या देखता हूं, मान लो कि यहां कुछ होल्स थे, जैसे ही मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ा, यहां के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या थे, होल्स, यहां के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी में कौन थे, यहां पर होल था ना, इलेक्ट्रॉन है यहां पर, अभी भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जैसे ये दिख रहा है ना आपको, ये इलेक्ट्रॉन है मगर कहां है, कोवेलेंट बॉन्ड में, है ना। ये अगर मैं बोलूंगा ये खाली जगह पड़ी हुई है, तो मैं बोलूंगा देखो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन तो अपनी जगह बैठे हुए हैं, मगर खाली चेयर पड़ी हुई है यहां पर एक। तो मैं जब इसमें नजर मारता हूं तो अरे ये चेयर खाली, ये भी एक चेयर खाली, ये भी एक चेयर खाली, तो मुझे ज्यादा क्या नजर आ रहे, खाली चेयर्स नजर आ रही। तो वैसे ही बोले यहां पर ज्यादा आपको होल्स नजर आ रहे। फिर मैंने क्या देखा, जब मैंने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में झांक कर देखा, क्या लिए थे अपने, फास्फोरस जो भी है, तो अब मैं उसमें क्या देखता हूं कि सारी चेयर्स पे कोई ना कोई बैठा हुआ है, सारी चेयर्स पे कोई ना कोई बैठा हुआ है, और कुछ बंदे तो खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं मेरे को, मान लो और कोई होगा तो कुछ बंदे खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं मेरे को, है ना। तो हम लोग कहेंगे कि भैया यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको बैठने के लिए जगह नहीं मिली, कोई वैकेंसी नहीं मिली, कोई जगह नहीं मिली बैठने को। अब जैसे ही मैं इनको जोड़ूंगा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का एन रीजन से पी रीजन में डिफ्यूजन होगा। क्या होगा, एन रीजन से पी रीजन में डिफ्यूजन होगा। वो डिफ्यूज होकर इस जगह पे आके बैठेंगे, है ना, इस जगह पे आके बैठ जाएंगे और इस जगह को वो कर देंगे खाली, इस जगह को कर देंगे खाली। मगर एक बात बताओ मुझे, इन्होंने इस जगह को तो खाली कर दिया, यहां पर आके बैठ गए, इसके डिफ्यूज होने से पहले, पहले वाली सिचुएशन पे नजर डालो। इसका मैं पूछूंगा आपको चार्ज कितना था, तो आप बोलेंगे 0। इसका चार्ज कितना था, आप बोलेंगे 0। अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, इलेक्ट्रिकली कैसे वो न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। मगर जब इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन को छोड़कर चला जाएगा तो अब वहां पर तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्जेस की कमी हो जाएंगी। तो अब यहां पर चार्ज क्रिएट हो जाएगा, फिर यहां क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर आ गए ना इधर के। पहले जितने प्रोटॉन्स थे, यहां पर देखो ये बाउंड्री है एक अपनी, ये बाउंड्री, बाउंड्री के उस पार जितने प्रोटॉन्स थे उतने इलेक्ट्रॉन्स थे, नो डाउट। बस कुछ इलेक्ट्रॉन्स को जगह नहीं मिल रही थी बैठने के लिए, मगर जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर इधर आ गए तो अब क्या हुआ कि यहां पर भले ही जगह खाली हो गई होगी, मगर एक और प्रॉब्लम आ गई, यहां जगह खाली नहीं बल्कि ये तो खड़े हुए थे ना इलेक्ट्रॉन्स, मगर जब ये इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के इधर आ गए तो प्रॉब्लम क्या हो गया कि इस रीजन में, इस बाउंड्री के उस पार, है ना, अब प्रोटॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, क्योंकि पहले जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स। बस प्रॉब्लम ये था कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स को जगह नहीं मिल रही थी बैठने के लिए। जब वो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के इधर आ गए तो अब वहां पर प्रोटॉन्स की क्वांटिटी क्या हो गई इस रीजन में, ज्यादा, तो यहां क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह जब इस रीजन में घुसे वो इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इस रीजन में जब वो इलेक्ट्रॉन्स घुसे तो मैं कहूंगा अब क्या हुआ, यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, है ना। और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर इधर आया जंक्शन को क्रॉस करके, इसको कहते हैं कि इनका डिफ्यूजन हुआ। क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ, और उससे एक छोटा सा, देखो इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ ना है, और इस वजह से एक छोटा सा करंट जनरेट होता है, उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट। अब अच्छा ठीक है, वो यहां पर आके जमा हो गए, अब यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, है ना, पॉजिटिव चार्ज से लेकर नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन घुसने की कोशिश करेगा
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करेगी, अपोज करेगी, नहीं भाई आना नहीं, तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं आने की, बस यहीं रहो। अब ये साले जंक्शन पे आके बैठ गए और इतना एरिया कवर कर दिया उन्होंने, है ना, और ये दीवार ऐसी बना दी उन्होंने, है ना, ये तो मस्त मजे से जाके बैठ गए, है ना, मगर भैया इन्होंने एक ऐसा दीवार जैसी बना के रखी, वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को उधर आने नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे अरे भाई तुम बैठ गए, तुमको जगह मिल गई, हमको भी जगह चाहिए, हमको घुसने दो वहां पर। वो बोलते नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, है ना, वो एक एक बंदा 2-2 3-3 4 पैसे पैर फैला के बैठा हुआ है, ऐसे इमेजिन कर लेना, वो ऐसा बोल रहा हूँ, सच में ऐसा कुछ नहीं है ना। तो भाई हम लोग ने क्या करेंगे, बोले ये बोलते बिल्कुल नहीं आने का, बोले है ना, बोले यहाँ बहुत भीड़ बढ़ जाएंगी, बोले तो ये उसको रिपेल करते, आने नहीं देते इसको यहाँ पे। तो यहाँ एक बाउंड्री जैसी बन जाती है, इस लेयर को कहा जाता है डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर, या इसे कहा जाता है पोटेंशियल बैरियर, डिप्लीशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर, और ये जोड़ को कहा जाता है पीएन जंक्शन, इसको क्या कहा जाता है, पीएन जंक्शन। तो इस तरह से डायोड में इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है एक पीएन जंक्शन का, यहां इस तरह से, समझ में आया क्या आपको, है ना। सो ये था हमारा पीएन जंक्शन का। अगला आता है हमारा पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, है ना, वो चीज हम लोग कल देखेंगे, है ना। ये जो चीज है पीएन जंक्शन, ये है आपका, यहां से सिलेबस का पार्ट स्टार्ट हो जाता है नीट के हिसाब से, इसको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। तो कल मैं पूरा फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस बताऊंगा आपको उसके अंदर, और आप लोगों का जो कहा जाएगा स्टेट बोर्ड का जो है वो रेक्टिफायर से चालू होगा, मगर वो बिना उसको समझे नहीं होता हो।